नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम प्रयोगवाद पर कल हमने बात की थी पिछली क्लास में कि प्रयोगवाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और प्रयोगवाद में जो कविताएं लिखी गई थी, प्रयोगवाद जो युग था उसमें जो कविताएं लिखी गई थी कि उनका विषय क्या था, किस चीज का वर्णन किया गया था, उन सभी महत्वपूर्ण चीजों पर हमने बात की थी। प्रयोग कैसे प्रगतिवाद से प्रयोगवाद शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने बात की थी और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उनमें से निकाले थे। और जगह जगह जो भी हम प्रयोगवाद पर जब बात कर रहे थे और वहां महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे बन रहे थे, उन पर भी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो जो हम ये बोलते हैं कि ये बार बार पूछे गए हैं, पहले पूछे जा चुके हैं, उन चीजों को आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ चीजें जो बार बार पूछी जाती हैं वो आगे भी पूछी जा सकती हैं, तो आप उनको ध्यान से पढ़ेंगे। दोस्तों, हम प्रयोगवाद पर बात कर रहे थे। प्रयोगवाद युग, सबसे पहले हमने बात की थी कि प्रयोगवाद की जो शुरुआत थी वो 1943 ईस्वी से मानी जाती है। 1943 ईस्वी से प्रयोगवाद की शुरुआत मानी जाती है, जो कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी के संपादकत्व में तार सप्तक प्रकाशित हुआ था 1943 ईस्वी में। वहीं से प्रयोगवाद की शुरुआत मानी जाती है और तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित थे, 7 कवि शामिल थे तार सप्तक में। उसके बाद दोस्तों की तार जो प्रयोगवाद था, प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? प्रयोगवाद जो शब्द था उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने उसका सबसे पहले प्रयोग किया था। प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध, उन्होंने सबसे पहले प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया था। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको याद रखना है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है जो कि बहुत बार पूछे गए प्रश्न है कि बैठे ठाले का धंधा प्रयोगवाद को किसने कहा है? तो ये था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा था कि जो प्रयोगवाद है वो बैठे ठाले का धंधा है। हमने कल बात की थी, ये भी याद रखना। अज्ञे जी ने ही तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा था। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अज्ञे जी ने ही दूसरे सप्तक की भूमिका में कहा था कि प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं, वो साधन है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, हमने कल विस्तार से इस पर बात की थी, वो भी आपको ध्यान रखना है। हम सिर्फ दोबारा इसको एक बार जान रहे हैं क्योंकि हम प्रयोगवाद पर बात कर रहे हैं। कल इन सब चीजों के बारे में हमने पिछली क्लास में विस्तार से बात की थी। तो दोस्तों, अज्ञे जी के संपादकत्व में 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए थे। तार सप्तक 1943 ईस्वी, दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी, तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी और चौथा सप्तक 1979 ईस्वी। सन आपको याद रखने हैं, बहुत ही बार पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न भी। और एक प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है कि कवियों को दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि तार सप्तक में कौन शामिल नहीं है। उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ आपको देखना तार सप्तक यानी जो 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, उसमें जो 7 कवि हैं उनमें से एक जो आपको अलग मिलेगा वो ही आपका आंसर होगा। आपको ये भी याद रखना है। तो दोस्तों, प्रयोगवाद से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिस पर हमने कल भी बात की थी और एक बार आज फिर हमने उनको दोहराया है, तो ये आपको याद रखेंगे, महत्वपूर्ण चीजें हैं। आज दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे जो अज्ञे जी के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे, उनमें कौन कौन से कवि शामिल हैं, उन पर बात करेंगे। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होगी क्योंकि आपने देखा भी होगा, बताने की जरूरत नहीं है आपको कि ये प्रश्न कितनी बार पूछे जा चुके हैं कि कौन से सप्तक में कौन से कवि शामिल हैं। तो वही उसी चीज पर हम अब बात करेंगे। तो सबसे पहले तार सप्तक। तार सप्तक जिससे प्रयोगवाद की शुरुआत मानी जाती है 1943 ईस्वी। 1943 ईस्वी याद रखना है आपको। संपादक थे सच्चिदानंद
हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय जी का पूरा नाम भी आपको याद रखना है सच्चिदानंद, इसलिए मैं बार बार पूरा नाम ही उनका बोलती हूँ। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी तार सप्तक 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें 7 कवि संकलित थे। जब सभी जो तार सप्तक है उनमें 7 कवि संकलित हैं। ये आपको याद रखना है कि किस सप्तक में कौन सा कवि शामिल है, याद रखना है ये चीज आपको। तो सबसे पहले हम जो तार सप्तक है 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था अज्ञेय जी के संपादकत्व में, उसमें कौन कौन से कवि शामिल हैं उन पर सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहले कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। अज्ञेय जी तार सप्तक था जो 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, उसमें शामिल है। इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था और 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म कहाँ पर हुआ था? देवरिया। इन कवियों पर हम जब इनकी कविताओं पर बात करेंगे, जब इनके काव्य संकलन पर बात करेंगे और विस्तार से जानेंगे। अब सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि किस सप्तक में कौन कौन से कवि शामिल हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी 1911 ईस्वी में जन्म हुआ था, 1987 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। जन्म कहाँ पर हुआ था? देवरिया, याद रखने हैं। दूसरे हैं रामविलास शर्मा जी। रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा जी का जन्म हुआ था 1912 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म हुआ था 1912 ईस्वी में और 2000 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म कहाँ पर हुआ था? उन्नाव। रामविलास शर्मा जी। इसके आगे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध जी 1917 से 1964 ईस्वी। 1917 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1964 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। गजानन माधव मुक्तिबोध जी 1917 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1964 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। जन्म कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर। ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था, याद रखना है। उसके बाद आते हैं प्रभाकर माचवे बलवंत। प्रभाकर माचवे बलवंत 1917 से 1991 ईस्वी। 1917 ईस्वी में जन्म और 1991 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। 1917 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1991 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर। प्रभाकर माचवे बलवंत जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर में 1917 से 1991 ईस्वी। प्रभाकर माचवे जी के बाद आते हैं नेमिचंद्र जैन। प्रभाकर माचवे जी के बाद आते हैं नेमिचंद्र जैन 1918 से 2005। 1918 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 2005 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। नेमिचंद्र जैन जी की जन्म कहाँ पर हुआ था? आगरा में।
आगरा में इनका जन्म हुआ था। नेमिचंद्र जैन जी का 1918 ईस्वी में जन्म हुआ था और 2005 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। उसके बाद हैं गिरिजा कुमार माथुर जी। गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर 1918 से 1999 1918 ईस्वी में जन्म और 1999 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। गिरिजा कुमार माथुर जी की जन्म कहां पर हुआ था? मध्य प्रदेश। 1994 ईस्वी। 1918 ईस्वी से 1994 ईस्वी जन्म कहां पर हुआ था? मध्य प्रदेश में। गिरिजा कुमार माथुर जी। इनके बाद आते हैं भारत भूषण अग्रवाल जी। भारत भूषण अग्रवाल। इनका जन्म हुआ था 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1975 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म हुआ था मथुरा। तो दोस्तों ये है वो 7 कवि जो कि ताड़ सप्तक जो कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था उसके अंदर शामिल कवि हैं। याद रखने हैं आपको सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। 1911 ईस्वी से 1987 ईस्वी इनका जन्म हुआ था। देवरिया में इनका जन्म हुआ था। रामविलास शर्मा जी 1912 से 2000 ईस्वी इनका जन्म हुआ था उन्नाव में। गजानन माधव मुक्तिबोध 1917 ईस्वी से 1964 ईस्वी ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। प्रभाकर माचुए बलवंत 1917 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1991 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म हुआ था ग्वालियर में। नेमिचंद्र जैन 1918 ईस्वी में जन्म हुआ था और 2005 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म कहां पर हुआ था? आगरा में। गिरिजा कुमार माथुर 1918 ईस्वी से 1994 ईस्वी मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। भारत भूषण अग्रवाल जी 1919 ईस्वी में जन्म और 1975 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म कहां पर हुआ था? मथुरा में। तो दोस्तों ताड़ सप्तक में जो कवि शामिल हैं वो आपको याद रखने हैं। चाहे आप कोई भी ट्रिक लगाकर इनको याद कीजिए लेकिन आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि 4 ताड़ सप्तक हैं। अगर 2 या 1 या 2 होते तो उसको आप अच्छे से याद कर सकते। 4 सप्तक में अलग अलग कवि शामिल हैं तो वो आपको याद करने होंगे। तो आपको पता चल गया जो ताड़ सप्तक था 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था जहां से प्रयोगवाद की शुरुआत मानी जाती है। अज्ञेय जी के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ था और जिसमें 7 कवि शामिल थे। स्वयं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे बलवंत, नेमिचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, ये 7 कवि शामिल हैं ताड़ सप्तक 1943 ईस्वी में। ये आपको ध्यान रखने हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं और इन कवियों को आप अच्छे से याद रखेंगे। अज्ञेय जी, रामविलास शर्मा जी, गजानन माधव मुक्तिबोध जी, प्रभाकर माचवे बलवंत, नेमिचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल। देखिए यहाँ पर हमने जो वर्णन किया है वो इनके जन्म के अनुसार किया है, कालक्रम अनुसार वर्णन किया है। इससे आपको याद करने में आसानी होगी कि पहले कौन सा कवि आता है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, क्योंकि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ताड़ सप्तक के कवियों का कालक्रम अनुसार इनको लगाइए, तो वो भी आपका प्रश्न यहाँ से निकल जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे दूसरा सप्तक। दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? 1951 ईस्वी में।
दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? 1951 ईस्वी में। इसमें भी 7 कवियों को शामिल किया गया है। अब हम बात करेंगे दूसरा सप्तक 1951 में संकलित कवियों पर। 1951 में या भी ये सन भी आपको याद रखने हैं। तार सप्तक 1943 और दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी। दूसरा सप्तक में सबसे पहले कवि आते हैं शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह। दूसरा सप्तक में शमशेर बहादुर सिंह। 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1993 ईस्वी में इनकी मृत्यु। शमशेर बहादुर सिंह दूसरा सप्तक के प्रथम कवि। 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1993 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म हुआ था देहरादून में। कहां पर हुआ था शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म? 1911 ईस्वी में देहरादून में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद कवि आते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र जी 1913 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1913 ईस्वी में और 1985 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। 1913 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1985 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म कहां पर हुआ था? होशंगाबाद में। होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ था 1913 ईस्वी में। भवानी प्रसाद मिश्र जी दूसरा सप्तक में संकलित कवि हैं। इनके बाद है शकुंत माथुर। शकुंत माथुर 1922 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1922 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 2004 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। 1922 ईस्वी में जन्म, 2004 ईस्वी में शकुंत माथुर जी की मृत्यु हुई थी और इनका जन्म हुआ था दिल्ली में। शकुंत माथुर 1922 ईस्वी 2004 ईस्वी दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। गिरिजा कुमार माथुर जी की ये पत्नी थी। शकुंत माथुर दूसरा सप्तक में संकलित अकेली महिला है। ये भी आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। शकुंत माथुर 1922 से 2004 ईस्वी दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद दोस्तों आते हैं हरि नारायण घनश्याम व्यास। हरि नारायण घनश्याम व्यास। हरि नारायण घनश्याम व्यास जी 1923 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1923 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 2003 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। 2013 ईस्वी में। हरि नारायण घनश्याम व्यास 1923 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 2013 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, याद रखना। हरिनारायण घनश्याम व्यास 1923 ईस्वी 2013 ईस्वी मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। हरिनारायण घनश्याम व्यास के बाद है नरेश मेहता। नरेश मेहता जी 1922 से 2000 ईस्वी। 1922 ईस्वी से
2000 ईस्वी। याद रखना है आपको। नरेश मेहता 1922 से 2000 ईस्वी, इनका जन्म भी मध्य प्रदेश में हुआ था। नरेश मेहता जी के बाद आते हैं दूसरा शतक में धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती 1926 से 1987 ईस्वी। धर्मवीर भारती जी 1926 से 1997 ईस्वी। 1926 ईस्वी में जन्म और 1997 ईस्वी में इनकी मृत्यु। याद रखना है आपको। धर्मवीर भारती 1926 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1997 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म हुआ था इलाहाबाद में। इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था धर्मवीर भारती जी का, ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद आते हैं रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय 1929 से 1929 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1990 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। 1929 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1990 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। जन्म हुआ था दोस्तों इनका लखनऊ में। ये थे दूसरा सप्तक जो कि 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, में संकलित 7 कवि। सबसे पहले शमशेर बहादुर सिंह जी 1911 से 1993 ईस्वी, जिनका जन्म हुआ था देहरादून में। इनके जीवन परिचय, इनकी रचनाएं हम जब इन कवियों पर बात करेंगे ध्यान से आपको पढ़ने हैं। अब सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से सप्तक में कौन कौन से कवि शामिल हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं। यानी दूसरा सप्तक जो कि 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, शमशेर बहादुर सिंह 1911 से 93, देहरादून में इनका जन्म हुआ था। भवानी प्रसाद मिश्र भी दूसरा सप्तक में शामिल हैं। 1913 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1985 में मृत्यु। जन्म हुआ था होशंगाबाद में। शकुंत माथुर जो कि दूसरे सप्तक में संकलित हैं, 1922 ईस्वी में जन्म हुआ था, 2004 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। हरि नारायण घनश्याम व्यास 1923 ईस्वी में जन्म हुआ था, 2013 ईस्वी में मृत्यु हुई। मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। नरेश मेहता 1922 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 2000 ईस्वी में मृत्यु हुई। जन्म हुआ दोस्तों मध्य प्रदेश में। धर्मवीर भारती 1926 ईस्वी, जन्म 1997 ईस्वी, इनकी मृत्यु और इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। रघुवीर सहाय 1929 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1990 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म हुआ था लखनऊ में। तो दोस्तों ये थे दूसरा सप्तक 1951 में जो प्रकाशित हुआ था, में संकलित कवि। आपको याद रखने हैं सभी जो 4 सप्तक थे उनमें कौन कौन से कवि शामिल हैं। दूसरा सप्तक में इनमें से कौन सा कवि शामिल है, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। क्या 3 कवि एक ही सप्तक के दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा। जैसे कि दूसरा सप्तक में इनमें से कौन सा कवि शामिल नहीं था। तो आपको सभी जो सप्तक थे उनमें जो 7 कवि संकलित थे उन सभी के बारे में जानना है। शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरिनारायण घनश्याम, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, ये दूसरा जो सप्तक था उसमें संकलित कवि हैं। याद रखना है आप। और एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न था वो था कि दूसरा सप्तक में जो अकेली महिला थी वो शकुंत माथुर थी, संकलित महिला थी शकुंत माथुर। ये भी आपको याद रखना है। पहला जो 4 सप्तक था 1943, उसमें सभी कवि शामिल थे। जो कवयित्री थी वो शकुंत माथुर थी, दूसरा सप्तक में संकलित थे। अब बात करेंगे हम तीसरा सप्तक। तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1959 ईस्वी में।
अगेन जी के संपादकत्व में ही, ये आपको पता चल गया क्योंकि चारों सप्तक का संपादन अगेन जी ने ही किया था। तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में संकलित कवि। तीसरे सप्तक में कौन कौन से कवि शामिल हैं उन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी जी, काल कर्मानुसार। प्रयाग नारायण त्रिपाठी जी। प्रयाग नारायण त्रिपाठी जी 1919 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1919 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म कहां पर हुआ था? रायबरेली। प्रयाग नारायण त्रिपाठी जी तीसरे सप्तक में संकलित कवि हैं। 1919 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? रायबरेली में। इनके बाद है मदन वात्स्यायन। मदन वात्स्यायन जी 1922 ईस्वी से 2008 ईस्वी। 1922 ईस्वी में जन्म हुआ था और 2008 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। 1922 ईस्वी में जन्म हुआ था मदन वात्स्यायन जी का और 2008 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों आते हैं विजय देव नारायण शाही जी। विजय देव नारायण शाही तीसरे सप्तक में संकलित कवि हैं विजय देव नारायण शाही। 1924 ईस्वी से 1982 1924 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1982 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म कहां पर हुआ था? काशी में। विजय देव नारायण शाही जी का 1924 से 1982 ईस्वी और काशी में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण जी तीसरे सप्तक में संकलित कवि हैं। 1927 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 2017 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। कुंवर नारायण जी 1927 ईस्वी में जन्म हुआ था और 2017 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। जन्म हुआ था फैजाबाद में। जन्म हुआ था इनका फैजाबाद में कुंवर नारायण सिंह जी का 1927 ईस्वी में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, इन पर बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कौन से सप्तक के कवि हैं? ये बहुत ही बार पूछा जाता है, तो ये आप सभी आपको याद रखने हैं कि किस किस सप्तक में कौन कौन से कवि शामिल हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी 1927 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1983 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। 1927 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1983 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म हुआ था बस्ती। बस्ती में इनका जन्म हुआ था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का 1927 ईस्वी में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बाद आते हैं केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बाद 1934 से 2018 ईस्वी। 1934 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 2018 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। केदारनाथ सिंह जी 1934 ईस्वी में जन्म हुआ और 2018 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। जन्म हुआ इनका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ केदारनाथ सिंह जी का। इनके बाद आते हैं कीर्ति चौधरी। कीर्ति चौधरी 1934 से 2008 2008
8 ईस्वी 1934 ईस्वी में जन्म हुआ और 2008 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इनका जन्म भी उत्तर प्रदेश। ये कवि शामिल हैं तीसरा सप्तक जो कि 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, उसके अंदर जो कवि शामिल हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी जी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी। ये याद रखना है। केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल जो कि प्रगतिवाद के कवि थे, उस पर हमने बात की थी, और केदारनाथ सिंह प्रभात। कई सारे जो एक ही नाम के कवि हुए हैं वो आपको ध्यान रखना। केदारनाथ सिंह तार सप्तक जो तीसरा सप्तक था उसमें संकलित कवि हैं, और उसके बाद हैं कीर्ति चौधरी। ये है तीसरा सप्तक में संकलित कवि, आपको ध्यान रखना है। तार सप्तक, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक कवियों पर हम बात कर चुके हैं, तो ये सभी कवि आपको याद रखने हैं कि कौन से सप्तक में कौन से कवि शामिल हैं। प्रयाग नारायण त्रिपाठी जी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी तीसरे सप्तक में संकलित कवि हैं। इसके बाद है दोस्तों चौथा सप्तक। चौथा सप्तक 1979 में प्रकाशित हुआ था। इसमें कौन कौन से कवि शामिल हैं? वो है अवधेश कुमार, चौथे सप्तक में अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, राजकुमार कुंभज। उसके बाद है स्वदेश भारती, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर। यह है चौथा सप्तक में संकलित 7 कवि। अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर चौथा सप्तक में संकलित कवि हैं। तो दोस्तों ये थे 4 सप्तक और उनमें संकलित 7 कवि जो कि आपको सभी याद रखने हैं और सभी महत्वपूर्ण हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अज्ञेय जी के संपादकता में 4 सप्तक प्रकाशित हुए। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। उसके बाद है तार सप्तक 1943 ईस्वी, दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी, तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी और चौथा सप्तक 1979 ईस्वी। ये आपको याद रखने हैं सन भी कि कौन सा सप्तक किस सन में प्रकाशित हुआ था, ये याद रखने हैं महत्वपूर्ण। तार सप्तक आपको याद रहेगा क्योंकि प्रयोगवाद की शुरुआत वहीं से मानी जाती है। दूसरा, तीसरा और चौथा आपको याद रखने हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस किस सप्तक में कौन कौन से कवि शामिल हैं, सभी हमने यहाँ पर बताए, आपको वो अच्छे से याद करने हैं। जो तार सप्तक था 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, उसमें अज्ञेय जी, रामविलास शर्मा जी, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर और भारतभूषण अग्रवाल जी 7 कवि ये शामिल थे। जो दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था वो थे शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर,
हरिनारायण घनश्याम, व्यास, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, नरेश मेहता, ये 7 कवि शामिल थे। उसके बाद है दोस्तों जो तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, उसमें थे प्रयाग नारायण त्रिपाठी जी, मदन वात्स्यायन जी, विजयदेव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी, ये थे शामिल 7 कवि तीसरे सप्तक में। उसके बाद है दोस्तों जो चौथा सप्तक प्रकाशित हुआ था 1959 ईस्वी में, अभी हमने ये बताया, अवधेश कुमार जी, अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, शवदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर, ये महत्वपूर्ण पर्सन है दोस्तों। जो पहला सप्तक था जो तार सप्तक 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, उसमें कोई भी कवयित्री शामिल नहीं थी। दूसरा सप्तक में शकुंत माथुर शामिल थी, आपको याद रखना है, महिला। उसके बाद जो तीसरा सप्तक था उसमें कीर्ति चौधरी, और जो चौथा था उसमें सुमन राजे, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न घुमावदार जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जा सकते हैं। क्योंकि आप जो 7 कवि थे वो याद कर ले, लेकिन आपको याद ना आए कि कौन सी जो एक महिला थी जो तार सप्तक में शामिल थी, वो भी आपको याद रखना है। तो ये थे अज्ञेय जी के द्वारा संपादित चारों तार सप्तक और उसमें संकलित कवि। प्रयोगवाद पर दोस्तों हमने बात की है। उसके बाद जो प्रयोगवाद में कवि रचना कर रहे थे वो ही आगे चलकर नई कविता जो थी उसमें भी रचना करते रहे। तो प्रयोगवाद और नई कविता के प्रमुख कवियों पर बात करने से पहले हम जैसे हमने प्रयोगवाद का परिचय जाना था, उसी तरह से कि नई कविता क्या है उसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे। फिर उसके बाद प्रयोगवाद और नई कविता जो थी उनके जो प्रमुख कवि थे उन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो नई कविता भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं को कहा गया है दोस्तों जिनमें परंपरागत कविता से आगे नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ साथ नए मूल्य और नए शिल्प विधानों का अन्वेषण किया गया था। आपको याद रखना है कि जो नई कविता थी, नई कविता नाम उन कविताओं को दिया गया जो कि स्वतंत्रता के बाद लिखी गई थी। स्वतंत्रता के बाद लिखी गई कविताएं जो थी उनको नई कविता नाम दिया गया था। इन कविताओं को उन कविताओं को कहा गया था स्वतंत्रता के बाद लिखी गई और जिनमें परंपरागत जो परंपरा अनुसार चले आ रही थी, परंपरागत कविता से आगे नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ साथ नए जो भावबोध थे उनकी अभिव्यक्ति के साथ साथ नए मूल्यों और नए शिल्प विधानों का अन्वेषण किया गया था, तो उनको नई कविता नाम दिया गया। यह अन्वेषण साहित्य में कोई नई वस्तु नहीं था। जो ये अन्वेषण किया गया था, जो ये खोज की गई थी, ये कोई नई वस्तु नहीं था हमारे साहित्य में। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो प्राय सभी नए वाद या नई धाराएं अपने पूर्ववर्ती वादों या धाराओं की तुलना में कुछ नवीन अन्वेषण की प्यास लिए दिखाई देती है। दोस्तों जो नई कविता, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जो नई कविता नाम दिया गया था वो उन कविताओं को दिया गया था जो कि स्वतंत्रता के बाद लिखी गई थी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि ये कविताएं जो परंपरागत कविताओं से आगे नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ और नए मूल्यों के अन्वेषण के साथ नए मूल्यों के विधानों का अन्वेषण किया गया था। लेकिन जो ये अन्वेषण था इसमें कुछ नया नहीं था, क्योंकि जब भी कोई नई चीज, जब भी कोई नया युग शुरू होता है तो उसमें कुछ ना कुछ नया अन्वेषण किया ही जाता है। साहित्य में कोई नई वस्तु नहीं था। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से देखें तो जो भी नए वाद या नई धाराएं शुरू होती हैं तो उनमें कुछ ना कुछ नया अन्वेषण, जो नवीन अन्वेषण की प्यास लिए ही दिखाई पड़ती है। साहित्य की यह नवीनता सदैव श्लाघ्य है यदि वह अपना संबंध बदलते हुए सामाजिक जीवन के मूल्य सत्यों में बनाए रखे। इस प्रकार नित्य नवता की एक परंपरा गतिमान रहती है। नई चीजें हर रोज होती रहती हैं, तो वो गति चलती रहती है। फिर भी नई कविता नाम स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जो अपनी वस्तु छवि और रूप छवि दोनों में पूर्ववर्ती
प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का विकास होकर भी विशिष्ट थी। चाहे कुछ भी मान लिया जाए कि जो अन्वेषण है वो हर नई धारा, नई जो कविता होती है उसमें दिखाई देता, लेकिन कुछ भी मान ले कि नई कविता जो नाम था वो उस समय की जो स्वतंत्रता के बाद लिखी गई कविताएं थी उनके लिए रूढ़ हो गया था। और इसमें जो वस्तु छवि और रूप छवि दोनों की पूर्ववर्ती जो प्रगतिवाद में रचना लिखी गई थी और प्रयोगवाद में लिखी गई थी, दोनों के ही विकास होकर भी ये जो कविताएं थी विशिष्ट थी, अपना एक विशेष स्थान रखती थी। नई कविता में जो कवि रचना कर रहे थे वो प्रयोगवाद प्रगतिवाद से ही रचना करते आ रहे थे, और कुछ कवि नए शामिल हुए थे नई कविता में, जिन पर हम बाद में बात करेंगे। नई कविता की प्रवृत्तियों की परीक्षा करने पर उसकी सबसे पहली विशिष्टता जीवन के प्रति उसकी आस्था में दिखाई पड़ती है। जब नई कविता की जो प्रवृत्ति थी उनकी परीक्षा करें तो सबसे पहली विशिष्टता जीवन के प्रति उसकी आस्था में दिखाई पड़ती है। आज की क्षणवादी और लघु मानववादी दृष्टि जीवन मूल्यों के प्रति नकारात्मक नहीं स्वीकारात्मक दृष्टि रखती है। आज की जो क्षणवादी और लघु मानववादी दृष्टि है वो जीवन मूल्यों के प्रति नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक दृष्टि है। नई कविता में जीवन का पूर्ण स्वीकार करके उसे भोगने की लालसा है। नई कविता में जीवन का पूर्ण स्वीकार करके उसको भोगने की लालसा है। इसमें नई कविता में मनोविज्ञान द्वारा उद्घाटित सत्यों ने यह प्रमाणित किया है कि हम क्षणों में जीते हैं। क्षणों की अनुभूतियां संपूर्ण जीवनानुभूति का बाधक नहीं साधक है। क्षणों को सत्य मान लेने का अर्थ होता है जीवन की एक एक अनुभूति को, एक एक व्यथा को, एक एक सुख को सत्य मानकर जीवन के सघन रूप से स्वीकार करना। कि क्षण का जो महत्व वो ये है कि जो एक एक अनुभूति है, एक एक व्यथा है, एक एक सुख को सत्य मानकर उसको जीवन को सघन रूप से स्वीकार करना है। लघु मानवता तो जो बात नई कविता में उठाई गई उसे जो अपनी सारी संवेदना, भूख, प्यास और मानसिक आंच को लिए दिए उपेक्षित है। लघु मानव का अर्थ है लघु मानवता की जो बात नई कविता में उठाई गई है उसे भी जीवन की पूर्णता के संदर्भ में ही देखना होगा। लघु मानवता की जो बात नई कविता में उठाई गई है दोस्तों उसको भी जो पूर्णता के ही संदर्भ में देखना होगा। लघु मानव का अर्थ है वह सामान्य मनुष्य। जब हम लघु मानव की बात कर रहे हैं तो उसका अर्थ है वह सामान्य मनुष्य जो अपनी सारी संवेदनाएं, सुख दुख, भूख प्यास और मानसिक आंच को लिए दिए उपेक्षित है। लघु मानव कौन है? जो अपने सुख दुख, भूख प्यास, जो अपनी मानसिक आंच को लिए हुए और उपेक्षित है, समाज में उपेक्षित महसूस करता है। इस लघु मानव का अर्थ यदि मनुष्य की लघुता को खोज कर सत्य रूप में उसकी प्रतिष्ठा करने से है तो निश्चय ही यह अतिवादी, प्रतिक्रियावादी और असत्य जीवन दृष्टि है। स्वस्थ नई कविता ने कभी भी इस अर्थ को स्वीकार नहीं किया। स्वस्थ जो नई कविता में रचनाएं की गई थी उसमें इस अर्थ को कभी भी स्वीकार नहीं किया गया है। नई कविता में जीवन को उपयुक्त धाराओं की कविताओं की तरह न तो एकांगी रूप में देखा गया है न केवल महत रूप में, बल्कि उसके जीवन को वह चाहे किसी भी वर्ग का हो, चाहे व्यक्ति का हो, चाहे समाज का हो, जीवन के रूप में देखा। उसमें कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। दोस्तों जो नई कविता में है जीवन की जो हमने ऊपर बात की है धाराओं की, कविताओं की तरह एकांगी रूप में नहीं देखा है, चाहे वो किसी व्यक्ति से संबंधित हो चाहे किसी समाज से संबंधित हो, जीवन के रूप में देखा। इसमें कोई सीमा निर्धारित नहीं की है। मनुष्य किसी वर्गीय चेतना, सिद्धांत अथवा आदर्श की बैसाखी पर चलता है उसके पास नहीं आया है। मनुष्य किसी वर्गीय चेतना, वर्ग की चेतना लेकर सिद्धांत अथवा आदर्श की बैसाखी पर चलता है उसके पास नहीं आया। वह अपने संपूर्ण सुख दुख, राग विराग के प्रिय से संयुक्त शुद्ध मनुष्य के रूप में आए। किसी एक चीज को जो नई कविता में कविताएं रची गई थी उसमें मनुष्य की किसी एक चीज को लेकर उसका वर्णन नहीं किया गया है। यहाँ बताया गया है कि मनुष्य
किसी वर्गीय चेतना या सिद्धांत अथवा आदर्श की बैसाखी को लेकर चलता हुआ उसके पास नहीं आया, बल्कि वह अपने संपूर्ण सुख दुख और राग विराग के परिवेश से संपर्क शुद्ध मनुष्य के रूप में आया है। यह अभिप्राय जिसका यह है कि नई कविता कोई वाद नहीं है। नई कविता जो थी वो किसी तरह का कोई वाद नहीं थी, जो अपने कथ्य और दृष्टि से सीमित हो। जब भी हम किसी वाद की बात करते हैं तो उसमें कवि बंधे होते हैं, उसमें जो कथ्य होता है, जो दृष्टि होती है वो सीमित होती है। लेकिन जो नई कविता थी उसमें किसी तरह के वाद के बंधन में वो नहीं पड़ी, यानी उसका जो कथ्य था, जो दृष्टि थी, इस युग के कवियों की नई कविता में जो रचनाएं कर रहे थे वो सीमित नहीं थी। कथ्य की व्यापकता और सृष्टि की उन्मुखता नई कविता की सबसे बड़ी विशेषता है। दोस्तों, इस तरह की जो महत्वपूर्ण चीजें आपको याद रखनी है कि जो नई कविता है, कथ्य की व्यापकता और सृष्टि की उन्मुखता, कथ्य की व्यापकता और सृष्टि की उन्मुखता नई कविता की प्रमुख विशेषता है। ये महत्वपूर्ण पंक्ति आपको याद रखनी है। नई कविता को हम नया बोध मानते हुए भी परंपरा से विच्छिन्न करके नहीं देख सकते। नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं। हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में कि नई कविता में जो कवि रहे हैं वो प्रयोगवाद में भी रचना कर चुके हैं और प्रगतिवाद में भी रचना कर चुके हैं। वही कवि नई कविता में भी शामिल किए गए हैं। उनकी सीमाओं से अवगत होकर वे किसी खुले क्षेत्र में आने को आकुल थे। जो प्रगतिवाद और प्रयोगवाद थे उनकी सीमाओं से निकलकर ये कवि कुछ खुले क्षेत्र में आने के लिए आकुल थे। नई कविता दोनों के लिए सामान्य भूमि के रूप में प्राप्त हुई। नई कविता ने जैसे ये कवि चाहते थे वो भूमि इनके लिए तैयार की। नई कविता में दो तत्व प्रमुख हैं। कौन कौन से? अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। अनुभूति की सच्चाई, याद रखना है आपको। अनुभूति की से नई कविता में दो प्रमुख तत्व थे। कौन कौन से? अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। जो नई कविता थी उसमें दो प्रमुख तत्व थे। कौन कौन से? अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। दोनों ही प्रमुख तत्व थे नई कविता के, ये आपको याद रखना है। वह अनुभूति क्षण की हो या एक समूचे काल की हो, किसी सामान्य व्यक्ति की हो या विशिष्ट पुरुष की हो, आशा की हो, निराशा की हो, अपनी सच्चाई में कविता के लिए और जीवन के लिए भी अमूल्य है। ये जो इसमें जो मुख्य तत्व थे अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थ दृष्टि, इसमें कहा गया कि ये जो अनुभूति थी क्षण की, एक क्षण की अनुभूति थी, ये एक समूचे काल की हो, किसी सामान्य पुरुष की हो या किसी विशिष्ट सामान्य व्यक्ति की हो या किसी विशिष्ट पुरुष की हो, आशा की हो, निराशा की हो। ये जो सच्चाई थी इस अपनी सच्चाई में कविता के लिए और जीवन के लिए भी अमूल्य थी। नई कविता में बुद्धिवाद नवीन यथार्थवादी दृष्टि के रूप में भी है और नवीन जीवन चेतना की पहचान के रूप में भी है। दृष्टि हमारे अनुभवों का मूल्यांकन करती है, उनसे तटस्थ बनाए रखने का प्रयत्न करती है और जीवन चेतना की पहचान हमारी भावात्मक सत्ता को नई समझ से संक्रांत बनाती है, संवेदना ज्ञानात्मक हो उठती है। अनुभूति की सच्चाई की बात बार बार कही जा रही है। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि अनुभूति की सच्चाई क्या है, जो कि नई कविता के प्रमुख तत्व माने गए हैं। अनुभूति की सच्चाई जो है उसको बार बार उठाया जा रहा है। अनुभूति किसकी होती है, कवि की या समाज की? यहाँ पर पूछा गया है कि अनुभूति किसकी, कवि की या समाज की? कवि की। जो उत्तर दिया गया है वो क्या है कि अनुभूति किसकी है, कवि की है। समाज की अनुभूति कवि की अनुभूति बनकर ही कविता में व्यक्त हो सकती है। जो समाज की अनुभूति है वो कवि की स्वयं की अनुभूति होकर ही कविता में व्यक्त हो सकती है। अनुभूति की सच्चाई के बारे में पूछा गया है कि जो अनुभूति की सच्चाई है वो बार बार उठाई गई है
उसमें की अनुभूति किसकी, कवि की या समाज की। यहाँ पर उत्तर दिया गया है कि अनुभूति जो कवि की होती है, समाज की अनुभूति ही कवि की अनुभूति बनकर कविता में व्यक्त की जाती है। उसका सर्जक व्यक्तित्व कोई यंत्र नहीं है, वह हर कच्चे माल को पहले अपने में आत्मसात करता है, फिर व्यक्त करता है। जितना वह ले पाता है उतना ही उसके काव्य के लिए सत्य है। यानी कवि जो समाज में जो भी देखता है पहले उसको ध्यान से देखता है, फिर आत्मसात करता है, जितना वह लेता है उसी को वो काव्य के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। इसलिए उसके व्यक्तित्व का संस्कार करने वाली युग सत्याग्रही चेतना की आवश्यकता होती है। युग बोध से संस्कृत व्यक्तित्व अपने माध्यम से सबको देख लेता है, क्योंकि मनुष्य अपने मूल दर्द में एक है और कवि का व्यक्तित्व दर्द की संवेदना का जागरूक भोगता है। तो दोस्तों आपको पता चल गया कि नई कविता क्या थी। सबसे पहले नई कविता जो थी वो स्वतंत्रता के बाद लिखी गई जो कविताएं थी उनके लिए ये नाम रूढ़ हो गया था। इसमें वही कवि शामिल थे जो पहले प्रयोगवाद में लिख चुके थे, प्रगतिवाद में लिख चुके थे, वही कवि नई कविता में भी सक्रिय रूप से लगे हुए थे रचनाएं करने के लिए। नई कविता कोई वाद नहीं था, क्योंकि इसमें जो दृष्टि होती है वो सीमित हो जाती है, और जो कवि जो वादों में बंधे हुए थे, रचनाएं कर रहे थे, उनके लिए एक व्यापक जो भूमि थी नई कविता ने तैयार की थी। और इसमें दो महत्वपूर्ण तत्व थे, अनुभूति की सच्चाई और बौद्धिक मूल की यथार्थ दृष्टि। अनुभूति किसकी, कवि की, समाज की। कवि की समाज की अनुभूति ही कवि आत्मसात कर वो कवि की अनुभूति बन जाती है। इस तरह की कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने यहाँ पर बताई नई कविता से संबंधित। तो आपको पता चल गया होगा, पहले हमने बात की थी कि प्रयोगवाद क्या है, अब आपको पता चल गया कि नई कविता नाम किन कविताओं को दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां अज्ञेय जी की दी हुई हैं यहाँ पर। चेहरे थे असंख्य, आंखें थी, दर्द सभी में था। चेहरे थे असंख्य, आंखें थी, दर्द सभी में था। जीवन का दान सभी ने जाना था, पर दो, केवल दो मेरे मन में कौंध गई। मैं नहीं जानता किसकी वे आंखें थी, नहीं समझता फिर उनको देखूंगा। परिचय मन ही मन चाहा तो उद्यम कोई नहीं किया, किंतु उसी की कौंध मुझे फिर दिखलाई दी। वही परिचित दो आंखें ही चिर माध्यम है, सब आंखों से सब दर्दों में मेरे चिर परिचय का। अज्ञेय जी की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, ये आपको याद रखनी है। तो दोस्तों ये थी नई कविता, आपको याद रखनी है कि नई कविता क्या थी, कुछ महत्वपूर्ण चीजें नई कविता से संबंधित। तो दोस्तों जैसे हमने प्रयोगवाद के बारे में पहले बात की थी और फिर प्रयोगवाद से संबंधित की प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, वो चीजें भी हम नई कविता के बारे में जानेंगे हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें। अब सिर्फ आपको याद रखना है, बार 2-3 बार आप जब इस चीज को देखेंगे पढ़ेंगे, आप स्वयं भी अपनी किताब से ये चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार हम क्या करते हैं, सिर्फ कवियों को पढ़ते हैं, उनकी रचनाएं पढ़ते हैं, जिससे हमें सिर्फ कवि और उसकी रचनाएं ही याद रहती हैं। लेकिन प्रश्न बहुत बार जो जैसे नई कविता का परिचय दिया हुआ है वो चीजें हम देखते भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे प्रश्न हमारे वहीं से बनते हैं। तो जो भी आपके पास पुस्तक है एक बार उसको भी आप ध्यान से पढ़ेंगे, साथ के साथ वीडियो देखिए, फिर उसी चीज को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या जो वीडियो में देखा था उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उनको आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगली क्लास में हम नई कविता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। धन्यवाद।